गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। आइए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है महत्तम समापवर्त्य। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसको शॉर्ट में मासा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स। ठीक है, इससे पहले हमने आपको ल से बताए थे। आज हम आपको मासा के बारे में बताएंगे, महत्तम समापवर्ती के विषय में। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए कि ये है क्या। ठीक है, महत्तम समापवर्ती है क्या। अपना टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा चैनल MK टीचिंग गुरु को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, महत्तम समापवर्ती होता क्या है। वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, वही महत्तम समापवर्त्य है। अर्थात एक बार फिर समझिए, वह सबसे बड़ी संख्या, हमें क्या ज्ञात करना है? सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई, हमें जितनी भी संख्याएं दी गई हैं, 2 संख्याएं दी गई हैं या 3 संख्याएं दी गई हैं, 4 संख्याएं दी गई हैं, तो सबसे बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, अर्थात उनमें सब में पूरी तरह से भाग चला जाए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम देखिए, यहां एक एग्जाम्पल लेते हैं, 18 और 24। ठीक है, यदि हम 18 और 24 का में से निकालें तो वो आता है 6। आता कैसे है ये हम बाद में बताएंगे। अभी फिलहाल में ये समझिए कि ये महत्तम समापवर्त्य का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो 18 और 24 का यदि हम में से निकालते हैं तो में से आता है 6। तो इसका मतलब ये हुआ 6 वह सबसे बड़ी संख्या है। समझ गए? 6 जो है वह सबसे बड़ी संख्या है, जो ये हमारी जो दी गई संख्याएं हैं, ठीक है, जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। अर्थात 18 को भी विभाजित करती है 6 और 24 को भी विभाजित करती है। बात समझ में आई? 6 वह सबसे बड़ी संख्या है जो 18 को भी विभाजित करती है और 24 को भी विभाजित करती है। इसलिए 18 और 24 का में से क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि 6 से बड़ी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 18 को भी विभाजित कर दे और 24 को भी विभाजित कर दे। ठीक है, केवल 6 ही ऐसी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या, जो दोनों संख्याओं को विभाजित करती है। इसीलिए इन दोनों का में से 6 होगा। अब यहां ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, महत्तम समापवर्त्य होता क्या है। अब महत्तम समापवर्त्य निकालते कैसे हैं। यदि हम देखें, इन दोनों संख्याओं का ही महत्तम समापवर्त्य निकालें, 18 और 24 का यदि हम महत्तम समापवर्त्य निकालें तो कैसे निकालेंगे। देखिए, महत्तम समापवर्त्य निकालने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? आपको गुणनखंड ज्ञात करने पड़ेंगे। देखिए, महत्तम समापवर्त्य 2 विधियों से निकाला जाता है, गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो हम पहले आपको आज गुणनखंड विधि द्वारा समझा रहे हैं। ठीक है, आगे इससे आगे वाला जो वीडियो होगा वो हमारा भाग विधि द्वारा होगा। तो देखिए, सबसे पहले गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने पड़ते हैं। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने का तरीका हमने आपको बताया। यदि आपको नहीं आता तो आप हमारी अभाज्य गुणनखंड वाली वीडियो देख सकते हैं। तो 18 और 24, सबसे पहले हम 18 और 24 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो 18 के अभाज्य गुणनखंड यदि हम देखें, 18 के अभाज्य गुणनखंड यदि हम निकालेंगे तो 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। देखिए, यहां हम एक बार निकाल के बता देते हैं, एक बार यदि आपको नहीं आते हैं तो। 18 के अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले छोटी संख्या से हम भाग देते हैं। सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 का भाग देंगे 18 में तो 9 बार जाएगा। ठीक है, फिर 9 में 2 का भाग नहीं जाएगा, अब 3 का भाग जाएगा, तो 3 का भाग 9 में देंगे तो 3 बार जाएगा। फिर 3 से फिर भाग देंगे, 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 बार जाएगा। तो इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड क्या है? देखिए, एक सभी का अभाज्य गुणनखंड होता है। ठीक है, एक सभी में आता है, एक को, इसलिए एक को सभी में लिखना है। ठीक है, तो 1 हो गया, 1 के बाद में 2 3 3, 2
3। हम पहले छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उसके बाद में बड़ी संख्याएं लिखेंगे। इस प्रकार से हम इन संख्याओं को लिखेंगे। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 1 2 3 3। ठीक है, 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 तिया 18 हो गए ना, हो गए। इस अब 24 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 24 के अभाज्य गुणनखंड यदि हम ज्ञात करेंगे तो 1 तो होता ही है सब में, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 2 होगा, और फिर 2 होगा, और फिर 3 होगा। आप निकाल के देखिए, इतना ही होगा। 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 तिया 24। ठीक है, तो 24 के अभाज्य गुणनखंड ये हुए। तो जो भी हमें संख्याएं दी गई हैं, सबसे पहले हम उनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। जब हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद में देखिए, अब यहां समझने वाली बात है कि अब हमारा में से क्या होगा। ठीक है, अब में से क्या होगा? हमें दोनों में, जो दोनों अभाज्य गुणनखंड हैं, इनमें हमें कॉमन फैक्टर यहां पर लिखने हैं। कॉमन फैक्टर का मतलब है जो दोनों में हो, ऊपर वाले में भी, ऊपर वाली संख्या के फैक्टर में भी हो और नीचे वाली संख्या के फैक्टर में भी हो। तो कॉमन फैक्टर क्या है? देखिए, एक इस पहले में है और एक दूसरे में है। ठीक है, एक ऊपर भी है और एक नीचे है, तो ये एक कॉमन है। तो एक को हम यहां लिखेंगे, फिर गुणा लगाइए। अब देखिए, पहला वाला 2 ऊपर भी है और पहला वाला 2 यहां नीचे भी है। तो 2 दोनों में है, ऊपर भी है नीचे भी है, तो हम यहां पर 2 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि 2 भी कॉमन है। अब देखिए, जो कॉमन नहीं है उसको हम नहीं लिखेंगे। अब यहां पर देखिए, 3 ऊपर है और 3 नीचे भी है, तो हम यहां 3 को भी लिखेंगे क्योंकि 3 भी कॉमन है। देखिए, दूसरा 3 क्या है? दूसरा वाला 3 ऊपर है, दूसरा वाला 3 नीचे है? नहीं है, क्योंकि 3 नीचे एक ही है। ऊपर 3 कितने हैं? 2 हैं। नीचे 3 कितना है? एक ही है। तो दूसरे वाले 3 को हम नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो उभयनिष्ठ नहीं है। हमने कहा कॉमन होना चाहिए, जो संख्याएं ऊपर हों वही संख्याएं नीचे भी होनी चाहिए, अर्थात दी गई सभी संख्याओं के फैक्टरों में वो होना चाहिए। तो केवल 1 2 और 3, ठीक है, यही ऐसी संख्याएं हैं जो 18 के गुणनखंड में भी है और 24 के गुणनखंड में भी हैं। ठीक है, अर्थात 1 दोनों में है, देखिए ये कॉमन है, 2 ये कॉमन है, और 3 इसको देखिए इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 3। ठीक है, ये कॉमन है। तो 1 कॉमन है, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, बाकी कोई कॉमन नहीं है संख्या। तो हमारा यही संख्याएं हमने यहां लिखी हैं, 1 2 और 3। तो अब हम इनकी आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 तो आ गया ना 6। तो हमारा में से कितना हो गया? 6 हो गया। कितना हुआ? 6। बात समझ में आई? तो 18 और 24 का में से कितना हो गया? 6 हो गया। एक उदाहरण और लेते हैं। ठीक है, एक उदाहरण और देख लीजिए। दूसरा हम यहां पर देखते हैं। अब हम 3 संख्याओं का लेते हैं। ठीक है, 15, 21 और 36। इन तीनों संख्याओं का में से हमें निकालना है। तो क्या करेंगे? तीनों संख्याओं के पहले गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 15 के गुणनखंड निकालिए। एक तो सब में होता ही है, ठीक है, एक सब में होता ही है। यदि इसके गुणनखंड निकालेंगे तो कितना होगा? 3 पंजे 15, ये हो गया। 21 के निकालिए। 21 के निकालेंगे तो कैसे होगा? एक सब में होता ही है, 3 सत्ते 21। ठीक है, ये 21 के हो गए। अब 36 के गुणनखंड निकालिए। 36 के गुणनखंड निकालेंगे तो कैसे होगा? एक सब में होता ही है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। ठीक है, तो ये हो गए कितने के? 15 के, 21 के और 36 के। इन तीनों के अभाज्य गुणनखंड हमने ज्ञात किए। अब में से हमें निकालना है। फिर देखिए, ध्यान से समझिए में से निकालते कैसे हैं। हमने बताया कॉमन फैक्टर, जो अब हमें यहां 3 संख्या दे रखी है। 3 संख्याओं का मतलब है तीनों में होना चाहिए। तो तीनों में क्या है? देखिए, एक है, पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है। एक तो सब में है, एक तो होता ही है। ठीक है, तो एक हो गया कॉमन। अब देखिए, 3 ऊपर है, 15 के गुणनखंड में 3 है, 21 के गुणनखंड में 3 है और 36 के गुणनखंड में भी 3 है। तो ये जो 3 है ये हमारा कॉमन फैक्टर है। तो 3 को हम यहां लिख देंगे। अब देखिए 5, देखिए 5 ऊपर है,
5 इसमें है नहीं है, 5 इसमें है नहीं है, तो 5 को हम नहीं लिखेंगे, 5 क्योंकि कॉमन नहीं है। अब 7 देखिए, 7 21 के गुणनखंड में है, 15 के गुणनखंड में नहीं है और 36 के गुणनखंड में नहीं है, तो 7 को भी हम नहीं लिखेंगे। ठीक है। 2 देखिए 36 के गुणनखंड में 2 है, बाकी ऊपर दोनों गुणनखंडों में इसमें 2 नहीं है, तो हम 2 को भी नहीं लिखेंगे, इसको भी नहीं लिखेंगे। तो हमारा क्या हुआ, हमारा जो उभयनिष्ठ गुणनखंड आया वो क्या आया, केवल 1 हुआ, जो 1 तीनों में है। ठीक है। और 3 जो है ये भी तीनों में है, तो 1 और 3 हमारे ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कॉमन फैक्टर है। अब इनकी हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 3 एकम 3, तो हमारा में से कितना हो गया, 15, 21 और 36 का में से कितना हुआ हमारा, 3 हो गया। अर्थात 3 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 15 को भी विभाजित करेगी, 21 को भी विभाजित करेगी और 36 को भी विभाजित करेगी। ठीक है। इसलिए हमारा इन तीनों का में से हो गया 3। बात आई समझ में? ठीक है। उम्मीद करता हूं ये सब बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।